दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस के क्वेश्चन को करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ, इसके बाद जो आपका फाइनल आंसर की आएगा उसमें आपको 2-3 नंबर इधर उधर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आएंगे तो उसमें कुछ वैसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। और खास करके आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों में भी कुछ अलग क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। 2-3 नंबर अगर फाइनल आंसर की से भी आपका इधर उधर होगा तो उस समय आप परेशान ना होंगे। जो फाइनल बातें हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है पिछली बार भी वैसा हुआ था, जो फाइनल जब आंसर किया था तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए थे। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे। अब बताइए, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका जीके जीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है। यह खंड आप देखेंगे तो विद्यालयों में शिक्षा और ज्ञान का वातावरण है, और यहाँ पे देखेंगे तो जीके जीएस के प्रश्नों को डाला गया है, यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से सेट किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। या आपका सिलेबस से बाहर ही कह सकते हैं, क्योंकि आपका चल के आ रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जीके का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि केडी यादव हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह होता है वाणिज्यिक बैंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन के चलते हैं ऊपर। अगला है कि ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है। देखिए दर्शन का उद्देश्य होता है वास्तविकता की खोज करना। किसका खोज करना? तो वास्तविकता की खोज करना दर्शन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 यानी कि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें दिया हुआ है कि इसमें जो कथन है इस पर आपको विचार करना। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे आपके, इसमें सभी आपके हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सभी सही होंगे आपके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एनईपी की नई पाठचर्या के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल होंगी, यानी कि जो अभी आप देखेंगे कि 5+3+3+4 जो पॉलिसी आई है, तो इसमें कह रहा है कि जो मध्य चरण होंगे उसमें कौन सी कक्षाएं होंगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक, जो 5+3+3+4 आप सुन रहे होंगे। अगला कि सिंपोजियम एक प्रकार की क्या है। तो देखिए सिंपोजियम एक प्रकार की चर्चा है। सिंपोजियम क्या है? तो सिंपोजियम जो है एक प्रकार की चर्चा विधि है, डिस्कशन मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला है कि शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए शिक्षण प्रशिक्षण की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, विषय ज्ञान को विकसित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन के 4 मुख्य विभाग जो हैं, जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्ध विज्ञान, और एक क्या है? तो अगला जो है आप देख पाएंगे वह है तर्क। क्या हो जाएगा? तर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से क्या है। तो यह एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। भावनाएं और अनुभूति क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्राथमिक स्तर से। अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की मदद के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे संसाधन हो जाएगा, यानी रिसोर्स हो जाएगा। तो रिसोर्स यानी कि संसाधन का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें मदद के लिए किया जा सकता है। अगला कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है, क्यों? यहाँ पे बताना है कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है, क्यों है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला कि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनियम निर्धारित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला कि एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता क्या है। तो देखिए एक कक्षा के अंदर अगर एक प्रभावी श्रोता की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि विकर्षणों का प्रतिरोध करता है और संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनल आंसर की आएंगे इसमें आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है। इसमें हम लोग आंसर के साथ जाएंगे सी, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन ए भी देखने को मिल सकता है, विकर्षणों का प्रतिरोध, ए भी आपका सही हो सकता है,
ठीक है। तो देखिए फाइनल आंसर की में क्या निकल के आता है ये तो अब जब एलएनयू फाइनल आंसर की जारी करेगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोग फाइनल आंसर की सी के साथ चलेंगे, ठीक है। ये भी आपके हालांकि सही है। अब फाइनल की में आपका क्या आता है, ए आता है कि सी आता है, कन्फर्म वहाँ आने के बाद पता चलेगा। तो अभी आप लोग इसको सी मान के चल सकते हैं, लेकिन 100% इसको नहीं मान सकते हैं। अगला है उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत है। तो देखिए उपयोगिता जो परिवर्तन है यह सिद्धांत है किसके, तो यह है व्यवहारवाद के सिद्धांत है। किसके हैं, उपयोगिता और परिवर्तन जो है व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत है। हालांकि कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है ऑप्शन ए यानी कि समन्वय। क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच जो सामंजस्य स्थापित होता है उसको समन्वय कहते हैं। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सी पाठचर्या की प्रकृति है। देखिए अगर पाठचर्या की प्रकृति की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा यानी कि रचनात्मक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे रूढ़िवादी है, तो रूढ़िवादी जो कठोर होता है तो ये तो होगा नहीं। जब ये आपका नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो एक तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वह रचनात्मक है। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, तो रचनात्मक होनी चाहिए। हालांकि पाठचर्या क्या है, तो पाठचर्या के बारे में बात करेंगे तो पाठचर्या क्या है, एक पाठ्यक्रम है, ठीक है। पाठचर्या क्या है, तो यह पाठ्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला है कि सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। क्या साझा करते हैं भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा समान मूल्य, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीखना क्या है, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है जिसमें क्या होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी दिख जाएगा, सभी हो जाएगा। शिक्षार्थियों की, शिक्षकों की, व्यक्तियों की, सबकी भूमिका होती है। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है जिसमें शिक्षक भी शामिल होते हैं, छात्र भी होते हैं, व्यक्ति भी होते हैं। अगला कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, यानी कि ठोस से सार सीखते हैं, यानी आसान से कठिन प्रश्नों को सीखते हैं। जो चीज़ें उनको जानकारी होती है वहाँ से शुरू करते हैं, जो चीज़ें जानकारी नहीं होती है, जो अमूर्त चीज़ें होती है उसको सीखते हैं। फिर सरल से जटिल सीखते हैं, पहले सरल चीज़ों को सीखते हैं फिर बाद में जटिल चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। तो शिक्षण की प्रभावशीलता को अगर जांचने की, आंकने की बात है तो वह हो जाएगा छात्रों के खेलने सीखने का प्रतिफल, छात्र जैसे सीख पाता है उसी के अकॉर्डिंग। अगला कि सीखना क्या हो सकता है। देखिए सीखना बच्चा कैसे सीख सकता है, यानी कि औपचारिक के माध्यम से और अनौपचारिक के माध्यम से भी, जैसे विद्यालय के माध्यम से ही, और आप ऐसे भी कहीं भी सीख सकते हैं। तो विद्यालय के अंदर जो होती है चार दीवारी के अंदर वह औपचारिक शिक्षा होती है, और विद्यालय के बाहर जैसे घर पे होते हैं या कहीं और है तो वह अनौपचारिक है। तो दोनों माध्यम से सीख सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से। अगला है कि शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए कंप्यूटर का कार्य क्या है, डेटा को संग्रह करता है, उसका स्कोर करना है, ठीक है, डेटा का विश्लेषण भी करता है। तो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करता है। यहाँ पे टीम निर्माण की बात करेंगे और चर्चा करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टीम भूमिका यानी कि दृष्टिकोण उपागम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीम की बातें कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। यानी कि एक शिक्षक का जो भी चरित्र होता है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है, असर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि अभी भी जो आंसर मैंने बताया इसमें और फाइनल आंसर की जब आएगा उसमें आपको 2-3 नंबर इधर उधर देखने को मिल सकता है। तो आप परेशान हो, आपको एवरेज पता लग गया कि आपका कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहा है। बाकी भी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।